सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन किराम, इस वक्त तमाम नजरें मुल्की सियासी मंजरनामे पर हैं। गिरफ्तारियों से इस्तीफों तक का सफर बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी तय कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है? पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? मुस्ताफी अरकान क्या इमरान खान के लिए अब एक मुस्तकिल खतरा बन चुके हैं? ये सारे सवालात हैं, लेकिन यहां पर एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब जहांगीर तरीन भी एक्टिव है और बहुत से ऐसे लोग जो सियासी दावपेच समझते हैं वो भी इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। ये सियासी राब्ते, ये फुर्तियां, ये आनिया जानिया क्या रुख इख्तियार करेगी पाकिस्तान की सियासत, इस मामले पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, अशियाए खुरनोश की कीमतों में कुछ कमी भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन बोल आमिर ज़िया साहब और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार रजा रुनी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बिखर रही है और इमरान खान साहब जो है उनके लिए मुश्किलात में हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे के साथ बल्कि कहा जाए इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान साहब क्या इन मुश्किलात से निकल पाएंगे, सुरखरू हो पाएंगे, या फिर अब वो जो उम्मीद है वो मध्यम होती जा रही है उस उम्मीद का दिया? नहीं, दुरुस्त कहा आपने मखदूम के पीटीआई की सफ़ों में इस वक्त आपको आ रही है। वो जो बेचते थे दवाए दिल, दुकान अपनी बढ़ा गए। तो और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सख्त दौर है कि वो लोग जो अपने आप को इमरान खान का जानिसार कहा करते थे, उनके नाम की माला जपते थे, आप देखिए कि एक के बाद दीगरे जो हैं जिस तरह से वो साथ छोड़ रहे हैं। तो एक तरह से ये एक अलमिया इमरान खान के लिए अनफोल्ड हो रहा है कि वो बड़ी तेज़ी से तना हो रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन सा साथी कितने अरसे मज़ीद उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो नाम जो बड़े उनके कहते हैं ना कि सियासत के विल्डरनेस के दिनों में उनके साथ हुआ करते थे, जैसे इमरान इस्माइल का आज आप नाम लें, उनकी भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कुछ देर पहले। आप खैर नामों में क्या रखा है, बेशुमार नाम है, एक दो नामों से क्या होता है। तो आप देखेंगे कि उनके जो बड़े बाएतमाद साथी थे जो कहा करते थे कि तब्दीली आई, उन्होंने नगमे बनाए उसके लिए, जो है एक के बाद दीगरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। और नगमे गाने वाले इब्राहिम रफ़ साहब भी उनका साथ छोड़ गए। कई लोग इसमें वो लोग हैं कि जिनके लिए पहली सियासी जमात थी पीटीआई, और ज़ाहिर है कि वो उस तरह के ट्रेंड कहते ना कि सियासी कारकुन नहीं थे, या सियासी उनके पास जो था तजर्बे की कमी थी। पहली जमात पीटीआई थी, उसके साथ ही वो चले और उनका एक रोमांस था। और मैं समझता हूँ कि आज जो इमरान इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको आप बतौर एक एग्जाम्पल के मिसाल के तौर पे हमें डिस्कस करना चाहिए। बाकियों की भी कमोबेश इन्हीं खतूत पर है। एक तो उन्होंने ये फरमाया, क्योंकि वो शुरू के दिनों के साथी थे, उन्होंने बताया कि जी मैं उन 4 बुनियादी अरकान में था जिन्होंने पीटीआई बनाई, कि जनाब हमारे अहदाफ थे एक साफ सुथरे पाकिस्तान का, करप्शन से फ्री पाकिस्तान का। तो जो ज़ाहिर है कि किसी भी आइडलिस्ट का हो सकता है, नौजवान का हो सकता है 25-26 साल पहले, और वो उनका ही नहीं बहुत सारे पाकिस्तानियों का था। और उसमें आपने देखा कि वो तमाम जो थे एक आम वो लोग जो जिनको कहा जाता था कि बड़े ए पोलिटिकल लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हुए। मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग, नौजवान खुसूसी तौर पर। लेकिन जो दूसरा हिस्सा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी बाज़ जो मुहिम जो अफराद ने चीज़ों को उस जानिब धकेल दिया कि जिस जानिब जाना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। और उससे उन्होंने कहा कि जी ये एक तासुर दिया गया और इस चीज़ के ऊपर एक कहते बयानिया बनाया गया कि इट इज़ समथिंग बिटवीन पीटीआई एंड द एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला फ़ौज। अच्छा, ये बयानिया जो था मेरे ख्याल में एक कहते ना कि वो जो लास्ट स्ट्रॉ जिसने इमरान खान को और पीटीआई को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। क्योंकि मैं अरसे से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कई बार कहा कि अपने खमीर में पीटीआई जो थी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात नहीं है, और वो जितने भी उनके लोग थे वो बड़ा मतलब है वो सेंट्रिस्ट पाकिस्तानी थे, जो कॉम्परस भी थे, पेट्रियट भी थे, और सारे हर पार्टी में ऐसे ही लोग होते हैं जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है। लेकिन साथ साथ वो प्रो आर्मी भी थे, उनके अंदर एक पूरा एक वो था। तो एक डाइवर्जन आई
जो मेरे ख्याल में इनके लिए कहते हैं ना डायकॉटमी बन गई, इक्तजाद बन गई पीटीआई वालों के लिए। तो उनके बाद जो इमरान इस्माइल ने खुद उसको एडमिट किया, मेरी भी बात हुई है कुछ लोगों से पीटीआई के जो लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हार्ड लाइन लेते थे, उन तमाम लोगों ने भी छोड़ दिया। ठीक है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो इस हालात में इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा तन्हा होते जा रहे हैं, और जो उन्होंने मिसकैलकुलेट किया वो ये कि उनको गालिबन अपनी तोपों का रुख, अब ज़ाहिर है कि वाक़या गुजरने के बाद हर आदमी अक्लमंद हो सकता है, हम मशवरे दे सकते हैं कि जी ये गलती थी। वो कामयाबियों के बहुत सारे बाप होते हैं, नाकामी के कोई बाप नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा जो मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेशन था, उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी तंजीम की डेप्थ को कि जो उतनी नहीं थी, उसकी मजबूती को, लोगों की लॉयल्टी को, और जो जिस रास्ते पे गए, अगर वो पीडीएम के मुकाबले पे रहते और जो भी उनकी शिकवे शिकायत थे इस्टेब्लिशमेंट से, वो अगर सब्र तहम्मुल से काम लेते और वो ज़रा सा मतलब है कि कहते हैं लाइन के अंदर रहते हुए खेल रहे होते, तो आज वो इतनी मुश्किलात के शिकार ना होते। और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि 4-6 महीने बाद, साल भर बाद वो दोबारा जो है वो इंतजार में आ जाते, क्योंकि पॉपुलैरिटी थी और अपनी पार्टी के वो इंटैक्ट रख पाते। लेकिन वहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि रेड लाइन क्रॉस हुई है, और जो जिस तरह से मतलब है कि आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हुए, जो हमने कभी नहीं देखा इस तरह से। दहशतगर्दी के वाक़यात हुए कि जनाब लोगों ने बॉम्बिंग की, जाके सुसाइड, वो बैन ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी। तो ये इस तरह की चीज़ जो थी, उसने वो पीटीआई के हर आदमी को अनर्व कर दिया, उसको नर्वस कर दिया और परेशान कर दिया। तो जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना ताश के पत्तों की तरह या रेत की दीवार की तरह बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल आखिरी में पॉइंट दूंगा कि क्या होगा, क्या इमरान खान जो है वो इतनी मतलब है कि तन्हा होने के बाद, अब सोचिए ना कि उस शख्स के आगे हर वक्त एक भीड़ लगी रहती थी, कि वो तन्हा होने के बाद वो किस तरह से बाउंस बैक करते हैं, बड़ा मुश्किल नज़र आता है, बहुत मुश्किल। क्योंकि अगला स्टेप अब ज़ाहिर है कि पीडीएम इज़ ऑन द चार्ज, पीडीएम इज़ ऑन द मार्च। वो ये करेगी कि गालिबन मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन की कोशिश करे, अरेस्ट की कोशिश करे। अब गालिबन उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं होगा वामी जो 9 मई को हुआ था, लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। तो इमरान खान के लिए बड़ा अब एक स्टीप वो है, बड़ा मुश्किल क्लाइंब हो गई है। लेकिन सियासत में कोई चीज़ निकालनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है जिस तरह से टूट फूट के शिकार है, तो एक काफ़ी अरसे के लिए पीटीआई जो है और इमरान खान बैक फुट पे चलेगा। और क्या अब उनके पास इतना वक्त है कि वो बाउंस बैक करें, ये एक बड़ा कहते हैं अहम तरीन सवाल है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है, और जाहिर बात है कि इसका जवाब आने वाला वक्त दे सकता है। लेकिन अभी कुछ अंदाज़ा लगाना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी गलतियां भी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत सी ऐसी ऐसे अवामिल हैं जिनसे बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कहते रहे कि ऐसा नहीं करना। लेकिन बहुत से लोग उस बयानिए को मोटिवेट करते रहे, उस बयानिए को प्रमोट करते रहे, और आज सबसे पहले उन्हीं लोगों ने कश्ती से छलांग लगाई है। ये भी हमने देखा। रज़ा रूमी साहब, आपको क्या लगता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पीटीआई, और कितना काम खराब हो चुका है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? जी, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो आमिर भाई ने तो ये काफ़ी तफसील से आपको बात बता दी, मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। आपने स्केल का कहा है, तो देखिए अनफॉर्चुनेटली स्केल जो है इस वक्त, वो तो अगर आपने पूछा 1 to 10, तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त तो 10 out of 10 ही ख़राब हो चुका है काम। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो 9 मई के अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए, वो एक टर्निंग पॉइंट थे। देखिए, उससे पहले इमरान खान साहब, आप हर ओपिनियन पोल देख लें, उन हर सर्वे में वो टॉप पे थे। उनके साथ टिकटों की लाइन लगे, लोग लाइनों में लगे हुए थे ज़मान पार्क में टिकट हासिल करने के लिए। अदलिया के चीफ जस्टिस और जज उनके पीछे थे, और पब्लिक ओपिनियन उनके साथ था। सब यही कहते कि भाई अभी खान साहब को इलेक्शन में कोई हरा नहीं सकता। और ये जो नादान दोस्तों की एडवाइस जो होती है, वो जो 9 मई को जो 2 चीजें हुई ना, देखिए 2 वाकयात हुए। एक तो हुआ ये जो तोड़ फोड़ हुई, जो मिलिट्री के जो सिंबल्स होते हैं, जो उनकी ताकत के रोल की अलामात होती हैं, ख़ुसूसन शोहदा की यादगारें, तो उससे आपको पता है कि रैंक एंड फाइल में भी गुस्सा आता है। रिटायर्ड हो, सर्विंग हो, कोई पसंद नहीं करता कि अगर उनके मुजस्समे तोड़े जाएं, कर्नल शेर खान के शोहदा की यादगार को पामाल किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही अफसोसनाक चीज ये हुई कि बहुत से लोग ऐसे जो कि पीटीआई से वाबस्ता हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्होंने ये बात करना शुरू कर दी कि भाई आर्मी में कोई बगावत हो रही है और वो बगावत आज हो जाएगी। और जो आर्मी चीफ हैं
वो उनको कहा जाएगा कि वो अपने ओहदे से हट जाएं या इस्तीफा दे दें या उनको निकाल दिया जाएगा। देखिए ये चीज जो है, ये दुनिया की कोई मिलिट्री जो है, वो चाहे अमेरिका की हो, बरतानिया की हो, पाकिस्तान की हो, हिंदुस्तान की हो, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, नंबर 1। और नंबर 2, पाकिस्तान की तो दुनिया के जो नजरें हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान पे लगी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता जो यहाँ पे ये न्यूक्लियर रियासत है, अगर इस न्यूक्लियर रियासत की आर्मी जो कि मुहाफिज है न्यूक्लियर वेपन्स की, और उसको यहाँ से एक जो चंद हजार लोगों की प्रोटेस्ट के बाद उसके अंदर इस तरह से टूट फूट या शिकस्त रेख हो जाए, ये पाकिस्तान की रियासत के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल था। ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, दरअसल ये दूसरे इशू का रिएक्शन है। पहला का तो चलिए ठीक है, वहां पे तो लोगों को सजाएं हो सकती हैं, उनको पकड़ ढकड़ के जेलों में बंद करके मुकदमे चलाए जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरी बात है वो ज्यादा संगीन है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जैसे अभी कहा आमिर भाई ने कि उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया अपनी ताकत को और फौज की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। अब हुआ यह है कि 9 मई के बाद अगर कोई उनकी सपोर्ट थी भी अंदर, कोई मुख्तलिफ ख्यालात भी थे इमरान खान के बारे में पाकिस्तान आर्मी के अंदर, तो अब वो सब इकट्ठे हो गए हैं और सब ने कहा है कि हमने अब जो है एक जो है ना वी हैव टू टीच अ लेसन, ये बात है साफ से। तो ये इस वक्त एक सबक सिखाए, इसलिए आपने देखा ना 100 से ज्यादा आज जाहिद गिशकोरी ने रिपोर्ट किया, 101 साबिक MPA, MNA, सेनेटर, टिकट होल्डर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जिस तेजी के साथ वो छोड़ रहे हैं, ये भी कुछ अजीबोगरीब मामला है। और यकीनन इसके पीछे वो कुछ लोग तो खुद से छोड़ रहे हैं, कुछ के ऊपर प्रेशर है, कुछ को जेल की रास्ता दिखाया गया है, जेल में हवालात की सैर करवाई गई है। तो इसलिए मिली जुली चीजें आप आने वाले दिनों में देखेंगे और भी लोग जो हैं वो छोड़ेंगे। फिलहाल शॉर्ट टर्म में इमरान खान साहब ने अपने साथ ज्यादती कर दी है, मैं यही समझता हूँ। और काश के उनको कोई बेहतर लोग होते, समझाने वाले कुछ अक्लमंद लोग होते, तो ये दिन ना देखना पड़ता और वो वाकई ही में इस साल के एंड तक दोबारा वजीर आजम बन सकते थे। जी एग्जैक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रजा रूमी साहब ने उठाया। मिर्ज़ा साहब, इस वक्त जिस तरह से अभी रूमी साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद जो लोग हैं वो छोड़ रहे हैं पार्टी, तो अब यहाँ पे जाहिर बात है कि आप आइंदा का जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें क्या तब्दीली देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्टेबल्स हैं, अपना वोट बैंक भी है, पुराने सियासतदान हैं, एक जानिब जहांगीर तरीन साहब एक्टिव है, वहीं दूसरी जानिब ये खबर भी आई है कि काफ लीग से भी रवाबित हो रहे हैं, और इस सब के अंदर क्या कोई एक और ग्रुप भी बन सकता है। यानी ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बन जाएगा और मुख्तलिफ वेट्स हैं। ऐसे लग रहा है कि ये फिर एंड पे किसी को नहीं पता कि ये सारा वजन जो है ये किसके पलड़े में डाल दिया जाए। कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती हुई आपको लग रही है? जाहिर है कि ये जो नया टेम्पलेट, अच्छा एक बात हमें बिल्कुल समझनी चाहिए, मुझे रजा साहब ने बड़ी अहम बात की ना कि पाकिस्तान फ़ौज की जो एक यकजहती है और उसका डिसिप्लिन है वो बहुत अहम चीज़ है। और रियासत पाकिस्तान का जो लोग कहते थे जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ज़ाहिर है कि बहुत सारे ममालिक की नज़रें लगी हैं पाकिस्तान पर, हमारी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर आपको उस किस्म के रद्द अमल का आना जो है वो समझ में आता है। मेरी समझ में जो बात नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि इमरान खान खुद वज़ीर आज़म रहे, पावर मैट्रिक्स उनको समझ में आती है कि जनाब मतलब एक उसका हसास उन्होंने पोजीशन होल्ड की है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस हद तक जो है प्रोवोक करना है। अच्छा ये इनका जो प्रोवोकेशन था, और उससे पहले अगर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब भी इसी कहते हैं ना लय में बात करते थे, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी भी शिकायत किया करती थी, लेकिन यहाँ पर जो था कि जो एक इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया और जिस तरह से किया गया, नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मुतवातिर हैमर किया गया ना, एक आध बार करके छोड़ नहीं दिया गया, उसकी वजह से वो हम एक रद्द-ए-अमल देख रहे हैं। लेकिन इसकी जो एक मैं कहूँगा कि अफसोसनाक पहलू है वो ये था कि बाज़ जो पाकिस्तानी समझते थे कि जी हमारी सियासत जो है वो फंसी हुई है दो बड़ी जमातों में और इस मुल्क को एक तीसरी फोर्स की ज़रूरत है, और वो फोर्स ऐसी होनी चाहिए सियासी क़ुव्वत के जिसमें मौरूसी सियासत ना हो और जो करप्शन जो कि इस मुल्क का एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके सामने खड़ी हो सके। अच्छा अब तहरीक इंसाफ के फिजल आउट अगर ये कम्प्लीटली हो जाती है तो वो जो एक ख्वाहिश है पाकिस्तानियों की, वो जो एक फैक्टर है कि एक थर्ड फोर्स या फोर्थ फोर्स आनी चाहिए, तो वो अपनी जगह पे कायम रहेगा।
अब कहाँ पे रीग्रुपिंग होती है, ज़ाहिर कुछ लोग जो हैं वो दो बड़ी पार्टीज़ में अपने लिए जगह तलाश करेंगे, वो पार्टी कितने लोगों को वेलकम कर सकती है। फिर जैसे कि आप अभी फरमा रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा फाल हुए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छे सियासतदान हो सकते हैं, जोड़ तोड़ के माहिर हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा वो कहता हूँ कि हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए सियासतदान में और रहनुमा में। एक रहनुमा जो है वो फ्लॉड भी हो सकता है, वो जो ग्रीक ट्रेजेडी का हीरो होता है ना, कि उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होता है। जैसे इमरान खान में हमें नजर आया कि उसने अपने ही बाज़-औक़ात कहते हैं जवाल का सबब बना। अगर आप ट्रेजेडी पढ़ें, जो क्लासिकल ट्रेजेडी है उसमें यही होता है। तो इमरान खान के साथ तो ये हुआ। तो अब अगला कौन आपके सामने आएगा ऐसा शख्स कि जो इन तमाम इस सोच की नुमाइंदगी कर सके, वो लोगों को मतलब है कि अपने गिर्द जमा कर सके, या इमरान खान जो कि बिल्कुल इस वक्त वाकई में वो क्रिकेट की टर्म थी कॉर्नर टाइगर, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त टाइगर जो कॉर्नर हो गया है, तो यहाँ से वो क्या बाउंस बैक करेंगे, क्या कोई वो मौजूदा दिखा सकते हैं, बड़ा मुश्किल नज़र आता है। ऑब्जेक्टिव हालात जो हैं, क्योंकि उनके जितने सिपा सालार थे वो तो गायब हो गए। अब बादशाह जब खेलता है तो बादशाह के साथ ज़ाहिर है कि प्यादे भी होते हैं, अगर शतरंज की मैं मिसाल दूं, उसके साथ और भी बड़े मोहरे होते हैं, फील भी होगा, शय भी होगी, तो वो सारे लोग गायब हो गए। और कौन अब रुकता है, कहते हैं सुबह होने तक, जब ये रात ख़त्म होगी सुबह तक कौन इनके साथ बचेगा। उसके बाद ये कैसे अपने आप को रीग्रुप करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। अगर इमरान खान गिरफ्तार खुद होते हैं, अपर मिडिल क्लास को आदत नहीं है जेल के अंदर बर्दाश्त करने की, कि खड्डी के अंदर उनको मतलब है जाना, इस्तेमाल करना पड़े टॉयलेट को, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेसी नहीं है, गर्मी है, पंखा नहीं है, जो माजी के सियासतदानों ने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। और वो रूलिंग एलीट के भी लोग थे, जागीरदार भी गए, नवाबीन भी गए, नैब, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जी नैब के बहुत सारे रहनुमा पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने बर्दाश्त किया है। खुद बेनज़ीर साहिबा 13 माह 14 माह सख्त जेल में रही थी। तो अब इनका फिर वो मैटर है कि इमरान खान के बर्दाश्त कर सकेंगे ये बात, क्योंकि अब जून की गर्मी है, मतलब मई खत्म हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने रेज किया, और जाहिर बात है कि बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान के सामने इस वक्त। रजा रूमी साहब पर आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है मुझे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर बात हो रही थी। रजा रूमी साहब, आपको क्या लगता है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उड़ाने भर रहे हैं, क्या अंदर की खबरें हैं, कहाँ जाकर ये परिंदे बैठेंगे जो उड़ान भर चुके हैं? एक जानिब तरीन साहब भी एक्टिव हैं, काफ लीग जो है यूं लग रहा है कि उसकी किस्मत भी चमक जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या बनेगा ये पूरे का पूरा पावर स्ट्रक्चर आइंदा का? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई अभी क्लैरिटी नहीं है, और अभी तो सिर्फ ये है कि पहला जो हदफ है गालिबन पाकिस्तान में, आपको पता जो करता धरता होते हैं, जो पार्टियां बनाते हैं और तोड़ते हैं, वो अभी तो फिलहाल पीटीआई का बंदोबस्त ये कर रहे हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आए, जो कि साल ड्यू हैं इलेक्शंस, और उनका मेरे ख्याल से कोई भी चारा नहीं है कि उनको पोस्टपोन किया जाए, वो होने ही है। उससे पहले इलेक्टेबल्स की अच्छी खासी तादाद जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी से निकल जाए। और इसी वजह से ये सुनने में आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, आपने भी जिक्र किया, वो बहुत एक्टिव होकर एक नई सियासी ग्रुपिंग बना रहे हैं। क्या वो एक अलग पार्टी होगी या किसी मौजूदा पार्टी में जम होगी, ये भी देखना बाकी है। लेकिन ऐन मुमकिन जो शवाहिद इस वक्त यही दिखाई दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, वो इस वक्त उनके इर्द गिर्द ये सारे लोग जो छोड़ने वाले हैं वो ग्रेविटेट कर रहे हैं, खसूसन जनूबी पंजाब से। और अगर आपको याद हो 2017 और 18 में एक जनूबी पंजाब का पूरा ग्रुप जो था वो पीएमएलएन से निकलकर पीटीआई की तरफ चला गया था। सबसे पहले तो आप वो देखेंगे वो वाला ग्रुप जो है वो अब पीटीआई से निकल के कहीं और चला जाएगा। इसलिए तो पहली तो ये बात होगी। दूसरी तरफ पीएमएलक्यू का भी देखना है कि उधर चौधरी परवेज इलाही साहब का क्या लाया अमल होगा। जो तो अभी तक तो इतलात ये आ रही हैं कि वो भी कुछ सोच विचार कर रहे हैं, और यही ऑल्दो के मुनीस इलाही उन्होंने ऐलान किया कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर तक प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे।
तो गालिबन वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि उनकी जो है पार्टी क्या वो वापस में PMLQ में जाते हैं या जो नया धड़ा बन रहा है उसका हिस्सा बनते हैं। इनकी आपस में भी बड़े इख्तलाफात हैं, आपको पता है चौधरीज के भी और ये अपना जाकिर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के भी एक दूसरे से नहीं बनती, तो ये भी फटे हैं। अब हो सकता है कि बड़े भाई जो हैं या अब्बू जो हैं वो सबको बिठा के मेज पर और ठंडा करवा दें काम, वो और बात है। लेकिन ये कि ये नई तोड़ होगी और एक हंग पार्लियामेंट मुझे दिखाई देती है। हंग पार्लियामेंट इस तरह से कि PMLN को तो काफी पिटाई हो चुकी है इलेक्टोरल मैदान में। चाहे PTI टूट भी जाए, इसका ये मतलब नहीं कि PMLN को बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी, ऐसा मुमकिन होता नहीं दिखाई देता। उनके ऊपर जो माशी मिसमैनेजमेंट का बोझ है, महंगाई का जो बोझ है अवाम पे, वो जरूरी वो उनके गले पड़ेगा। अलबत्ता PPP में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आपने देखा कुछ जनूबी पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा से कुछ और लोग ऑलरेडी रवाना हो रहे हैं, उनको कुछ तकवीयत मिल सकती है आने वाले मंजरनामे पर। जी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, और जारी बात है कि इसमें जो एक हंग पार्लियामेंट है, यूं ही लग रहा है वैसे सबको कि शायद उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा और कोई इस तरह से क्लियर मेजॉरिटी जो है उसके इम्कानात तो कम ही है। पाकिस्तान की कुछ मईशत के जो हालात है और इसके साथ ही साथ जो जन है जो पिछले कुछ अरसे से तो बेकाबू था, लेकिन अब उसमें कुछ सहारा मिला है आवाम को, उस पर भी बात कर लेते हैं। और दिलचस्प इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान महंगाई में इजाफे के बावजूद दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिश तो है, और जारी बात है कि वोट बैंक भी इसी तरीके से ही बेहतर होगा कि अगर महंगाई पर काबू पा लिया जाता है, क्योंकि महंगाई खत्म करने ही हुकूमत आई थी। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है, और दुनिया में दूसरे नंबर पर मिस्र और तीसरे नंबर पर भारत जो है उसे सस्ता तरीन मुल्क कहा गया है। और गुज़श्ता 2 हफ्तों से कुछ कीमतों के अशारियों में भी कमी आई है। घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में भी कुछ कमी हुई है, और घी की फी किलो कीमत में 69 रुपए की कमी और खुर्दनी तेल के मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमतों में 18 से 76 रुपए की जो कमी है वो वाक़ई हुई है। तो इस सब के अंदर रूसी तेल की आमद के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कुछ कमी का इम्कान है। इसी के ऊपर हमें ज्वाइन किया है उमर हयात, जो कि नुमाइंदे हैं बोल के। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या खबरें हैं आपके पास इस सारे मामले में? हुकूमत कोशिशें तो कर रही है, ये कोशिशें जो हैं ये कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से ये जो डेटा शेयर किया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि हमें अब ऐसे मस्बत अशारिये मिल रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो हसास कीमतों के अशारिये हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है। और अभी भी हम अगर गुज़श्ता हफ्ते की बात करें तो 0.42% की जो है वो कमी है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इससे पहले हम जब भी जो SPI रिपोर्ट आती थी तो तकरीबन 30 अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होता था। अब जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और 16 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है उससे भी, और दूसरा आपने बताया कि घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी, तो इंटरनेशनली जो है वो एक इन चीज़ों की कीमतों में कमी के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक हम उसको अंडर कंट्रोल नहीं करेंगे तो महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी और इसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन वो उसके लिए हुकूमत को कुछ ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिसमें एक्सचेंज रेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कि क्योंकि पाकिस्तान बड़ी तादाद में अशिया जो है वो इंपोर्ट करता है और फूड आइटम्स बेसिकली जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करता है। तो ये जो इंपोर्ट है इससे एक तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, और फिर दूसरा ये है कि जब हमारे रुपी की जो है वो डिप्रिसिएशन होती है तो उससे भी बराह रास्त जो है इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है। आज हम देखें कि अगर CPI है तो CPI जो है वो 36.5% पे पहुंच चुकी है, तो उसको कम करने के लिए आपको सरे दस्त ये इक़दाम करना होंगे कि एक्सचेंज रेट को आपने, क्योंकि हमने IMF से PTI हुकूमत में एक मुआहिदा किया था, और क्योंकि IMF तो ये कहता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहिदा है, हमारा नून लीग या PTI या PP के साथ कोई मुआहिदा नहीं है, तो हम उस मुआहिदे के तहत हमने एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस जो है वो छोड़ा, तो जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट आज इस नहेज तक पहुँच गया।
अब IMF हमसे मुतालबात कर रहा है, IMF के मुतालबात भी हुकूमत की जानिब से पूरे किए जा रहे हैं। आज भी वजारत ख़जाना की जानिब से एक क्लैरिफिकेशन आई है, और जो आतिफ मियां हैं फॉर्मर इकोनॉमिस्ट, यहाँ पाकिस्तान में भी वो रहे, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया, और उस ट्वीट पर फ़ाइनांस मिनिस्ट्री ने एक रिबटल जारी किया, और इस रिबटल में ये बताया कि पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट के असरात नहीं हैं। ख़ास तौर पर हम देखते हैं गुज़िश्ता कई अरसे से, क्योंकि जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त से ये आवाज़ें उठ रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, लेकिन चीज़ें मैनेज हो रही हैं। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि चीज़ों को मैनेज करे, लेकिन मैनेज करने से पहले आपको एक मजबूत इकोनॉमिक टीम जो है वो बनानी पड़ेगी। डार साहब को अपने साथ जो लोग उन्होंने रखे हुए हैं उनको थोड़ा सा मज़ीद एक्टिव करना होगा। अच्छी टीम है अभी भी, क्योंकि तारिक बाजवा साहब हैं, तारिक पाशा साहब हैं, आयशा गौस पाशा साहिबा हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक, फॉर्मर चेयरमैन FBR, और आयशा गौस पाशा साहिबा जो हैं वो पंजाब में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं, फिर यहाँ जो है वो फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें वो रही हैं, अब वो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस है। अच्छी टीम है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा क्योंकि इकॉनमी के लिहाज से आपको मज़ीद कुछ ऐसे लोगों को उनकी मुशावरत, और ख़ास तौर पर क्योंकि आम आदमी का मसला ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक में आपके रिज़र्व्स कितने हैं, आम आदमी का ये मसला नहीं है कि आपके पास आपकी इंपोर्ट कितनी है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी है। आम आदमी का जो मसला है वो है इन्फ्लेशन, वो है महंगाई, और महंगाई पर काबू पाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और आवाम को रिलीफ देना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हमने ये देखा कि जब PTI की गवर्नमेंट लास्ट टाइम जब जा रही थी अप्रैल से पहले, जब फरवरी में ये अनाउंस किया गया कि जनाब जो पेट्रोल है, जो डीज़ल है, उसकी कीमतें कम की गई, फिर उसके बाद बिजली के रेट्स कम किए गए, तो वो बेसिकली एक डिज़ास्टर था। अब अगर ये हुकूमत उस डिज़ास्टर को उसी तरीके से रिपीट करती है, क्योंकि हम ये चमगोइयाँ सुन रहे हैं कि फ़लाँ साहब कह रहे हैं कि जनाब आवाम को रिलीफ दें क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है, तो अगर इस तरह का कोई डिज़ास्टर हुआ तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। हमें इलेक्शन के बाद फिर एक नए अंदाज से जाना पड़ेगा। अब तक तो IMF का जो 9th रिव्यू है वो स्टॉप्ड है, और उस पर कोई पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आ रही, हालांकि हम तमाम चीज़ें मान चुके हैं, लेकिन आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आपको एक बेहतरीन जो है वो एक मुआशी फैसला करना होगा। बिल्कुल उमर, आवाम को महंगाई से निजात दिलवाने के लिए एक बहुत से फैसले जो हैं वो हुकूमत को मजीद भी करने होंगे। मैं इस पे आमिर ज़िया साहब की टेक लेना चाहूँगा। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत की, जाहिर बात है कोशिश तो है कि मामलात ठीक हो जाएं और उसके बगैर हल भी कोई नहीं है, आवाम को रिलीफ भी मिले, और ऑब्वियसली पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में थी और जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी वजह से पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है हुकूमती जमातों ने। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं, ये कोशिशें कितनी कारगर साबित हो सकती हैं और मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, जो कोशिशें हो रही हैं उसके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। मैं भी बताता हूँ आपको, एक कुछ फ़िक्री मुगालते हैं हमारे यहाँ। एक फ़िक्री मुगालता ये फैलाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अब मुझे नहीं पता कि किस कंपैरिजन में सस्ता तरीन है। अगर आप फ़र्ज़ करें अमेरिका से आ रहे हो, डॉलर लेकर आ रहे हो, तो यकीनन बहुत सस्ता है आपके लिए। बरतानिया से आएंगे, बहुत सस्ता है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम मगरबी ममालिक का $50,000 से लेकर $70,000 लाख डॉलर तक है, वहाँ के लिए तो बड़ा सस्ता है पाकिस्तान। लेकिन बहैसियत मजमूई पाकिस्तान गुज़िश्ता 1 साल में गरीब हुआ है। गरीब किस तरह से हुआ है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो घट कर $1568 रह गया है, ठीक है। और गुज़िश्ता साल यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था उसमें ये 1766 हुआ करता था। ये पर कैपिटा इनकम कम होने का मतलब ये होता है कि आपकी एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में कमी आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर से सोने पे सुहागा जो है वो ये है कि जनाब इन्फ्लेशन रेट अभी जो नॉमिनल बता रहे थे हमारे दोस्त के पॉइंट समथिंग, बात है कि गुज़िश्ता 4 हफ्ते से 45% से हमारी शॉर्ट टर्म जो इन्फ्लेशन है फ़रातज़र वो अब 45% है, ठीक है ना। और गुज़िश्ता 11 माह का अगर आप हिसाब लें तो वो एवरेज 20% से ऊपर है, और अगर आप गुज़िश्ता 2-3 माह का हिसाब लें तो वो 36% लास्ट मंथ थी अप्रैल में, उससे पहले 35 थी, तो 30 से ऊपर जा रहे हैं। और अगर इस महीने के जब आप निकालने बैठेंगे तो 40 से ऊपर होगा। तो बात यह है कि आम आदमी जो है वो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, वो कर्रा रहा है, चीख रहा है, और उसकी बहुत सारी वजूहात ये हैं। जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो पॉलिसी साज हैं उन्होंने मतलब है कि वो रिफ़ॉर्म पे यकीन नहीं रखते,
और वो वही घिसे पिटे जो है नुस्खे में भी उसमें थोड़ा सा और आगे बात करूंगा। लेकिन आप ये देखें कि जो हमारा रीजन है, आप अमेरिका बरतानिया छोड़े, रीजन में भी आप सबसे पीछे हैं पर कैपिटा इनकम के अंदर, गुर्बत में। भारत जो है वो अगर पाकिस्तान 145वें नंबर पर है तो पाकिस्तान जो है भारत जो 132वें नंबर पर है, उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $2277 है। फिर बांग्लादेश वो आपसे आगे है जनाब, 128वें नंबर पर है, उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $2500 से ज़्यादा है। श्रीलंका जिसपे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी बड़े माली हालात ख़राब हो गए, 113वें नंबर पर है और उनकी जो पर कैपिटा इनकम है $3815 है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा पाकिस्तान की गुर्बत का। जो लोग कहते हैं कि सस्ता है वो मेरी समझ से बालातर है कि किस मंतक के तहत कहते हैं, कैसे कहते हैं कि जनाब, ठीक है ना। फिर एक और बात कि अभी जो प्रोविजनल ग्रोथ के फिगर्स आए हैं, ये मैं आखिरी नुक्ता बयान करूं, फिर रूमी बहुत एक्सपर्ट हैं रज़ा साहब हमारे इकोनॉमी के ऊपर, कि उसमें इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जी 0.29% जो है हमारी ग्रोथ हो रही है, प्रोविजनल फिगर्स हैं इस माली साल की। लास्ट ईयर गुज़श्ता साल जो थी वो 6.1% थी और उससे पहले जो थी 5.8, ठीक है ना। अब लेकिन जो हमारे बहुत सारे माशी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो नंबर दिया है 0.29 का, ये एक्यूरेट नहीं है, ये सही नहीं है, इसके अंदर गलती है। गलती क्या है कि आप मुझे बताएं कि इन्होंने जिस, आपको पता है ना कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 25% गिरी है, हर चीज़ में हमारी मईशत डामाडोल है, एक तरह से मुंजमद है या नेगेटिव में गई है। इन्होंने कहाँ से बढ़ाया कि जी इन्होंने कहा लाइव स्टॉक जो है उसमें इन्होंने कहा जी ग्रोथ जो है 3.8% है। लाइव स्टॉक का जो हिस्सा होता है वो हमारी टोटल एग्रीकल्चर ग्रोथ जो 21% होती है, जीडीपी में जिसका रेशियो है 21% है, उसमें सबसे लायंस शेयर लाइव स्टॉक का है। अब लाइव स्टॉक का इतना ग्रोथ होना जो है क्वेश्चनेबल है, इसलिए कि ये साल तो सैलाब का था। दूसरा साल लास्ट ईयर जब सैलाब नहीं आया था तो हमारी लाइव स्टॉक की ग्रोथ 2.8 थी। तो सैलाब के बाद जिसमें हज़ारों लाखों मवेशी ज़ाया हो गए हो तो ये लगता है कि जी नंबर फज है, ये नंबर गलत है। इसी तरह आप देखें कि जनाब आपने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ दी है 9%, जब 6.1% ग्रोथ थी हमारी तो वो 8.9 था, और जबकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरा है तो लोग कहेंगे जी गलत नंबर है। एजुकेशन सर्विसेज सेक्टर में इन्होंने कहा जी एजुकेशन सेक्टर हमारा जो है वो 10% ग्रो किया है 5.5 के मुकाबले में पिछले साल। तो इस वक्त जो है लोगों की ज़िंदगी बहुत जीरन हो गई है। मैं हमेशा कहता हूँ इसाक डार रिफॉर्म के इस्लाहात के वज़ीर ख़जाना नहीं है। इस मुल्क को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो हमारे एजेंडे पे नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। अब ये 14 ट्रिलियन का बजट दे रहे हैं, ठीक है ना, आउटले जो अभी तक हमें इतलात मिली हैं, 9 ट्रिलियन का ये रेवेन्यू का हदफ रख रहे हैं, ठीक है ना। वो 9 ट्रिलियन, एक तो इस इकोनॉमी में 9 ट्रिलियन जमा करना एक क्वेश्चनेबल है। फिर उसमें आप देखें कि हमारा जो ज़्यादातर ये पैसे होंगे चले जाएंगे डेट सर्विसिंग में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन कह रहा है कि जी सस्ते हैं हम, कौन कह रहा है कि प्रॉस्पेरिटी है, कौन कहता है कि इसाक डार का जादू चल रहा है, कौन कहता है कि हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ जो हैं वो तबाहकुन है और वो बिल्कुल कंटिन्यूएशन है माजी का, लेकिन तबाहकुन है और जिस तरह के मेजर्स की ज़रूरत है वो नहीं ले पाए। जी मखदूम। एग्जैक्टली आमिर ज़िया साहब, जिस तरह के मेजर्स की ज़रूरत है वैसे नहीं ले पा रही है हुकूमत। रज़ा रूमी साहब, मैं आपका टेक लेना चाहूँगा इस पर। आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई खातिर खा कामयाब हो पा रही है रिलीफ देने में या मईशत को ठीक करने में, या फिर जिस तरह से आमिर ज़िया साहब ने तो पूरा जो एक तफसीली पोस्टमार्टम किया है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ और जो चीज़ें रखी हैं, ज़ाहिर बात है वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। आपको क्या लगता है? जी देखिए, इस तरह से है कि पहली तो ये बात है कि जो आपने अभी जिक्र किया कि थोड़ी बहुत कीमतों में कमी हुई है, उसमें उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो तेल की कीमतों को जो दोबारा रीएडजस्ट किया है, और वो इसीलिए किया है क्योंकि इलेक्शन में जाना है, इसलिए सियासी हुकूमतें जो है वो ये काम करती हैं, लेकिन उसके नुकसान और उसकी कॉस्ट मुल्क को भरनी पड़ी है। जैसे आतिफ मियाँ ने कहा है कि ये पाकिस्तान में जो इस वक्त कीमतें हैं पेट्रोल की या डीजल की, वो बाकी दुनिया के ममालिक से 20 से 25% कम है। उसका ये मतलब है कि वो खसारा जो है वो हुकूमत ही भरी है। उस खसारे को भरने के लिए आप और कर्जा उठाते हैं, आप और नोट छापते हैं, जिससे कि आप अपनी मईशत को मज़ीद मुश्किल में धकेलते हैं। बदकिस्मती से, और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी कोई माशी जो ऐसी सूरत हाल नहीं दिखाई दे रही कि मुल्क की इकॉनमी रिवाइव हो
और ये महंगाई भी थोड़ी बहुत जो कमी हुई है, अगर कल को कोई और तेल की कीमत में उतार चढ़ाव होता है तो वो दोबारा से इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर जाएगी। इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है, देखिए शहाबुद्दीन, आपको ये पता है कि जो मईशत होती है वो उसका ताल्लुक बराह रास्त मुल्क के सियासी हालात से होता है। इस कदर अदम इस्तेहकाम है, इस कदर निफाक की सी सूरत हाल है कि किसी एक पॉलिसी के ऊपर कोई इत्तेफाक राय नहीं है। अभी जब तक ये पाकिस्तान की सियासी मसला ये ठीक नहीं होगा, कुछ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक ये मईशत मज़ीद गिरती रहेगी। और ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी सियासी पार्टियों की भी, इस्टेब्लिशमेंट की भी, कि ये जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है, पहले पीटीआई को बनाया, पावर में लाए, फिर वो निकल गई, अब उसको तोड़ रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होता, इससे आम लोग सफ़र करते हैं। इसलिए यही वक्त है कि सियासी पार्टियों को खुद इनिशिएटिव लेकर वो एक मेज़ पर बैठकर कोई उस मुल्क को आगे निकालने की राह निकाली जाए। उसमें खान साहब को भी चाहिए वो लचक दिखाएं, वो उनका जो गैर लचकदार रवैया है उसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनको चाहिए कि इस वक्त वो अपने बाकी सियासी जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो दीगर सियासी पार्टियां, उनसे बातचीत करें और उसमें मईशत का एजेंडा सर फहरिस्त रखें। और उसी वक्त लोगों में जो हमारी सियासी पार्टीज और लीडर्स की इज्जत और वकार बढ़ेगा जब वो अपने अपने मफादात को पीछे रख के मुल्क का सोचेंगे। जी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है रजा रूमी साहब के तमाम जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें अपने अपने ज़ाती मफादात हों या फिर सियासी मफादात हों, उन सब को पसे पुश डालकर जो मुल्की मफाद है उसकी जानिब आना होगा। और ये इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर हयात आपका, रजा रूमी साहब आपका और आमिर ज़िया साहब आपका। आपको इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।